Hello students, welcome in Evolutionary Padhai with Aarti. In last video we have covered second chapter of economics. Now we start second chapter of accountancy, that is basic terms of accountancy. So let's start. First one is business transactions. ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जब हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग किया था तब भी ये टर्म बार बार रिपीट हुआ था. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? आर दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी वैल्यू, है ना, कि वो ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन हम ले लेते हैं विजय गुप्ता. विजय गुप्ता ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, राइट. तो विजय गुप्ता ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने क्या ट्रांजेक्शन्स की? उसने एक ट्रांजेक्शन्स की परचेज्ड गुड्स, राइट. परचेज गुड्स 50,000, ठीक है. परचेज गुड्स फॉर बिजनेस, ठीक है. ट्रेडिंग के लिए उसने 50,000 का जो है गुड्स परचेज की. और एक उसने ट्रांजेक्शन और की, फर्नीचर परचेज किया. फर्नीचर 10,000 का फॉर हाउस, ठीक है, अपने घर के लिए किया, ठीक है. तो ऑब्वियस है अगर हम दोनों ट्रांजेक्शन्स में देखें तो कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी? ये वाली, जो उसने 50,000 का सामान अपने बिजनेस में ट्रेडिंग के लिए परचेज किया, दैट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, राइट. और ये हमने देखना है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसको मॉनेटरी वैल्यू में वो मेजरेबल होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स. आई होप समझ आ गया होगा. नेक्स्ट वन इज अकाउंट. तो अकाउंट क्या है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस, ठीक है. मतलब जो भी एक सेम नेचर वाली एंट्रीज होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करना, उस एक प्लेस पे रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंट, right. For example, purchase of goods whether on cash or credit are shown in purchase account, ठीक है. कि कोई भी हम परचेज करते हैं, चाहे वो हम कैश पे परचेज करें चाहे क्रेडिट पे परचेज करें, लेकिन परचेज से रिलेटेड कोई भी एंट्री जो होगी वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? परचेज अकाउंट में. और अकाउंट बनाना कैसे है, जब हम आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, राइट. नेक्स्ट वन इज कैपिटल, है ना. तो कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल इज बैकबोन ऑफ बिजनेस, है ना. बिना कैपिटल के बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? तो कैपिटल मीन्स पूंजी, जो पैसा बिजनेस में लगता है, ठीक है. तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस, ठीक है. कि कैपिटल वो अमाउंट होता है जो ओनर अपने बिजनेस में, अपना खुद का पैसा जो ओनर बिजनेस में लगाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल विजय गुप्ता ने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के लिए पैसा तो लगाया होगा ना. बिना पैसे के तो बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है. हो सकता है कि कुछ पैसा उसने अपना खुद की सेविंग, खुद का पैसा लगाया हो, और कुछ पैसा वो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो. तो जो अमाउंट, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज बिजनेस, कि जो ओनर अपना खुद का पैसा लगाता है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, राइट. से बिजनेस ये स्टार्ट किया विजय गुप्ता ने, ये मान लो उसमें लगा उसका 2 लाख, जिसमें से उसने 1,50,000 का अपना खुद का पैसा लगाया और 50,000 उसने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है. तो ये जो 1,50,000 है, दैट इज कैपिटल, राइट. नेक्स्ट वन इज ड्रॉइंग्स. और कैपिटल की एक बात और, कैपिटल मे बी इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी और इन फॉर्म ऑफ गुड्स, ठीक है. जो कैपिटल है वो मनी वैल्यू में भी हो सकता है, पैसा तो होता ही है ना. लेकिन अगर कोई ओनर कोई गुड्स, कोई एसेट लगा रहा है जो उसकी खुद की पर्सनल एसेट है, वो बिजनेस में लगा रहा है, दैट इज आल्सो कैपिटल, ठीक है. और कैपिटल को हम मैथमेटिकली देखें तो इसको लिखा जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, राइट. तो कैपिटल कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, मनी के फॉर्म में भी हो सकती है, और एसेट्स के फॉर्म में भी हो सकती है. एंड नेक्स्ट वन इज ड्राइंग्स. ड्राइंग्स इज द अमाउंट और गुड्स withdrawn by proprietor for his personal use,
यूज, ठीक है। तो गुड्स ड्रॉइंग्स मतलब वो अमाउंट या वो गुड्स जो ओनर बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये विजय गुप्ता ने जो बिजनेस किया, जिस भी चीज का वो डीलिंग कर रहा है, उसमें से वो गुड्स जो उसने परचेज की, उसमें से उसने उसमें से उसने 2000 की गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली, और जो कैश है, कैश भी उसने 10,000 अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला बिजनेस में से। सो 12,000 क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एसेट्स। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, राइट। These are economic resources because this helps to increase the production capacity of business. ये एक तरह के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि बिजनेस की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, अर्निंग कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। और जो एसेट्स है उसको भी क्लासीफाई किया गया है 2 टाइप्स में, नॉन करंट एसेट्स, एंड करंट एसेट्स, राइट। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? नॉन करंट एसेट्स आर द एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट और फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, राइट। मीन्स वो एसेट्स जो बिजनेस में एक्वायर की हैं, बिजनेस में हेल्ड की गई हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, उनको रीसेल करने के पर्पज से नहीं बल्कि बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे एक्वायर की गई हैं, या बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है या ऑपरेशंस है उसको बढ़ाने के लिए एक्वायर की गई हैं। तो दैट इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स, राइट। और करंट एसेट्स आर द एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड, राइट। मतलब वो एसेट्स जिनको शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स, लाइक डेटर, है ना। जो डेटर होते हैं मोस्टली हमारे विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फर्दर जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, फिक्स एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, राइट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना शेयर्स में, डिबेंचर्स में, ठीक है। और फिक्स एसेट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स में, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल, राइट। टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, ठीक है। मीन्स जो एसेट जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होती है, जिनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, वो तो होती है टेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, राइट, लाइक गुडविल, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं या जिनको हमने पैसा देना होता है। हमने पैसा देने होने का मतलब हम इसमें ये मान के प्रोप्राइटरशिप का केस लेके चल रहे हैं और हम अपने आप को ओनर मान रहे हैं, ठीक है। जिसमें ओनर, प्रोप्राइटरशिप का केस कौन सा होता है? जिसमें ओनर और बिजनेस में कोई फर्क नहीं माना जाता, ठीक है, सेम ही माने जाते हैं। जैसे यहाँ विजय गुप्ता एक प्रोप्राइटर है, ठीक है। इस केस में विजय और बिजनेस में कोई फर्क नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर का मतलब, जैसे अब विजय गुप्ता ने सामान खरीदा 50,000 का, फॉर एग्जाम्पल मक्कर किसी ABC लिमिटेड से खरीदा, ठीक है। और उसको पैसे अभी नहीं दिए, ही सेड कि मैं आपको पैसे 2-3 महीने बाद आफ्टर 3 मंथ दूंगा, ठीक है। तो इट मीन्स अभी विजय गुप्ता ने 3 महीने तक जो ABC लिमिटेड है वो विजय गुप्ता के लिए क्या है? क्रेडिटर, ठीक है। हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, तो ABC लिमिटेड बिजनेस के लिए क्रेडिटर है। जिनको पैसा देना होता है वो क्या होते हैं? क्रेडिटर, राइट। एंड डेटर मीन्स
अब विजय गुप्ता ने ये सामान खरीदा है जो भी, तो ये रीसेल के लिए तो खरीदा है ना, सेल करना है इसको आगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें से उन्होंने 5000 का सामान जो है उसने सेल किया किसको, रामलाल को, ठीक है, रामलाल को सेल किया, वो भी क्रेडिट पे, क्रेडिट मीन्स उधार, ठीक है। रामलाल ने कहा विजय गुप्ता को कि मैं इसके पैसे आपको दूंगा आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। तो इट मीन्स विजय गुप्ता ने पैसे लेने हैं किससे, रामलाल से, ठीक है। वो मिलेंगे उनको 1 महीने के बाद। तब तक के लिए जो रामलाल हैं विजय गुप्ता के क्या है, डेटर, मीन्स जिनसे पैसा लेना होता है वो होते हैं डेटर और जिनको पैसा देना होता है वो होते हैं क्रेडिटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये 8 टर्म्स समझ आ गई होंगी। अभी हम कुछ और टर्म्स करते हैं। यस स्टूडेंट्स, सम टर्म्स मोर। 9th वन इज गुड्स, ठीक है। तो गुड्स का क्या मतलब है, द टर्म गुड्स यूज्ड फॉर द आइटम्स ऑफ ट्रेड, राइट, विच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। मीन्स वो आइटम्स जिनको मैन्युफैक्चर किया जाता है या परचेज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल के पर्पस से, ठीक है। उन आइटम्स के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, गुड्स, ठीक है। तो इट मीन्स जिस भी आइटम में बिजनेस डील करते हैं उन आइटम्स के लिए टर्म यूज होता है गुड्स, ठीक है। जैसे विजय गुप्ता ने वो बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, फॉर एग्जांपल उसने क्लॉथ का ही बिजनेस स्टार्ट किया था, तो क्लॉथ लिखने की बजाय हमेशा क्या वर्ड यूज होगा, गुड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज परचेजेस और परचेजेस रिटर्न, ठीक है। तो द टर्म परचेजेस इज used for the purchase of goods in which business deal, ठीक है। मीन्स जो टर्म परचेजेस है उन गुड्स के लिए उन आइटम्स के लिए यूज किया जाता है जिसमें बिजनेस डील करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो उसने विजय गुप्ता ने 50,000 का सामान परचेज किया था, गुड्स परचेज किया था 50,000 का, है ना। तो उसको हम ऐसे, अगर उसको ऐसे भी लिखा जाए, परचेजेस वर्थ ₹50,000, ठीक है। इट मीन्स ये जो परचेजेस वर्ड है अल्टीमेटली उन गुड्स को ही शो कर रहा है, उन गुड्स के बारे में बता रहा है जिसमें विजय गुप्ता डील कर रहा है, ठीक है। तो परचेजेस वर्ड्स उन गुड्स के लिए ही यूज किया जाता है जिसमें बिजनेस डील करता है, राइट। एंड परचेजेस रिटर्न का मतलब, जैसे 50,000 का सामान खरीदा विजय गुप्ता ने किससे, ABC लिमिटेड से, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 5,000 का गुड्स, जो 5,000 के गुड्स थे वो क्या थे, डिफेक्टिव थे। तो डिफेक्टिव गुड्स तो नहीं रखेंगे ना वो विजय गुप्ता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो परचेजेस उन्होंने की थी, विजय गुप्ता ने की थी, उनको वापस करेगा ABC लिमिटेड को, ठीक है। तो मीन्स जो परचेजेस वापस की जाती हैं दैट इज कॉल्ड परचेजेस रिटर्न, ठीक है। ये हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है सब कुछ। एंड सेल्स और सेल रिटर्न, द टर्म सेल इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील, राइट। तो जो सेल्स वर्ड है वो भी उन्हीं गुड्स के लिए ही यूज किया जाता है जिसमें बिजनेस डील करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विजय गुप्ता ने जो सेल की थी 10,000 की जो रामलाल को, ठीक है, तो उसके लिए अगर सिर्फ सेल्स वर्ड लिखा हो, सेल्स ₹10,000, तो सेल्स जो वर्ड है अल्टीमेटली डिनोट कर रहा है उन गुड्स को जिन गुड्स में बिजनेस डील करता है, राइट। तो ऐसे सेल रिटर्न का मतलब जो विजय गुप्ता ने रामलाल को सेल की थी 10,000 की, हो सकता है रामलाल के पास 1,000 का जो सामान है वो डिफेक्टिव गया हो, ठीक है। तो रामलाल क्या करेगा, वो सेल जो है रामलाल किसको, विजय गुप्ता को 1,000 का सामान वापस करेगा। तो विजय गुप्ता के लिए वो चीज क्या हो जाएगी, सेल की थी तो सेल वापस आ गई, दैट इज सेल रिटर्न। तो 1,000 का अमाउंट जो होगा वो सेल रिटर्न होगा, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज रिसीट्स। तो रिसीट्स क्या है, रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स, एसेट्स और रेंडरिंग सर्विसेज,
ठीक है। मीन्स कोई एसेट सेल करने पे, गुड्स सेल करने पे या सर्विसेज देने पे जो भी अमाउंट आता है दैट इज कलेक्टिवली नोन एज रिसीट्स, राइट। तो रिसीट्स को भी फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, राइट, रेवेन्यू रिसीट्स, ओके। तो कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या है? कैपिटल रिसीट्स इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग ऑफ एसेट्स। मीन्स जो एसेट्स को सेल करने पे अमाउंट जो भी रिसीव होता है वो आता है हमारा कैपिटल रिसीट्स में। एंड द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज, ठीक है। जिस भी बिजनेस में जिस भी गुड्स में बिजनेस डील करता है उन गुड्स को सेल करने पे जो अमाउंट आता है वो रेवेन्यू रिसीट्स होता है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर्ड on acquiring assets, goods और acquiring services, right? Means कोई assets या goods या services acquire करने पे जो भी खर्चा होता है या कोई liability incur होती है तो उसको collectively वो किस में आता है? सारा खर्चा expenditure में, right? तो expenditure भी आगे further capital expenditure and revenue expenditure, right? Capital expenditure is the amount spent or liability incurred on acquiring fixed assets, ठीक है। कोई भी assets acquire करने पे जो भी खर्चा होता है वो आता है capital expenditure में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट एंड मशीनरी वो अगर वो उस पर हमने खर्चा किया, कोई मशीनरी ली है तो वो आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कोई लैंड ली है, ठीक है। तो ये जो खर्चे होते हैं इनसे क्या होता है? बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स वो खर्चे जिनका जो बेनिफिट है वो 1 साल के अंदर अंदर कंज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी है ना, रेंट, कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। नाम से ही पता चल रहा है प्रीपेड, है ना, जो कि पहले ही पे कर दिए जाए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब पेड इन एडवांस। मींस एक्सपेंसेस पे तो एडवांस में कर दिए लेकिन उनका बेनिफिट इन फ्यूचर उठाया जाता है, ठीक है, बाद में उठाया जाता है। तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Outstanding expenses are those expenses which have been incurred but has not been paid yet. Means जो incur तो हो गए हैं लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट नहीं गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो विजय गुप्ता ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया उसके बिजनेस के जो उसके अकाउंट्स हैं वो एडिट करवाए एक सीए से, ठीक है। सीए से बिजनेस के अकाउंट जो हैं वो ऑडिट करवाए जिसकी फीस कितनी थी? 20,000, ठीक है। तो अकाउंट्स तो ऑडिट हो गए, ठीक है। एक्सपेंस हैज बीन इनकर्ड, एक्सपेंस तो इनकर हो गया लेकिन अभी वो पेमेंट सीए को नहीं की है। तो मीन्स जो एक्सपेंस इनकर हो गए हैं बट उनकी पेमेंट नहीं की, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये 15 टर्म्स आज हमने समझी है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। In the last, I want to say please subscribe the channel or press the bell icon so that you can receive the notification of new uploaded videos. Thank you.